नमस्कार, आप सभी का पॉलिटी स्कूल चैनल में स्वागत है। इससे पहले हमने प्लेटो को पूरा पढ़ लिया और अरस्तु का एक वीडियो भी इससे पहले हमने देख लिया था। अब इसमें पढ़ेंगे अपन अरस्तु के बारे में जो बाकी बचा हुआ था। परिवार के बारे में अरस्तु ने क्या कहा है कि परिवार में कौन कौन होंगे। एक तो पति होगा, पत्नी होगा, बच्चे और दास। पति पत्नी, उनके बच्चे और कौन रहेगा, दास रहेगा। यही क्या रहेगा, यही परिवार रहेगा। और जो परिवार का मुखिया होगा वो कौन होगा, वो पति होगा। मतलब पितृसत्तात्मक परिवार का समर्थन करता है कौन, अरस्तु। स्त्री और पुरुषों में भेद करता है कौन, अरस्तु। जबकि प्लेटो क्या कहता है कि शिक्षण व्यवस्था स्त्रियों के लिए भी होगी और पुरुषों के लिए भी होगी। शासक वर्ग में स्त्रियां भी शामिल होगी, पुरुष भी शामिल होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि प्लेटो असमानता को खत्म करना चाहता है, लेकिन अरस्तु असमानता खुद लाता है। परिवार असमानताओं वाला समूह है। खुद अरस्तु कहता है कि परिवार क्या है, असमानताओं वाला समूह है। स्वर्णिम मध्यमान का नियम, मतलब अरस्तु ने ये कहा है कि ना तो अति भली ना कम। मतलब आदमी को हमेशा बीच का सोचना चाहिए, बीच का करना चाहिए। स्वर्णिम मध्यमान का नियम, न तो कम न ज़्यादा, मतलब औसत का तर्क दिया प्लेटो ने, अरस्तु ने इस बारे में। मिश्रित संविधान होना चाहिए, वो मध्यम वर्ग का ही उस पर शासन होना चाहिए। दास प्रथा के बारे में अरस्तु ने क्या कहा है। दास प्रथा का कट्टर समर्थक है अरस्तु, मतलब दास होने ही चाहिए। प्राकृतिक असमानता का भी समर्थक है, मतलब जो असमानता है वो मनुष्यों ने नहीं बनाई है। स्त्रियों पुरुषों में भेद अरस्तु खुद नहीं करता। अरस्तु कहता है कि मैं खुद नहीं करता भेद कौन करती है, प्रकृति भेद करती है, प्राकृतिक असमानता है। दासों और स्त्रियों को हीन मानता है कौन, अरस्तु। दासों और स्त्रियों को हीन मानता है। दास कौन हो गए अरस्तु की नज़रों में, जो विवेक शून्य हैं, जो बुद्धिहीन हैं, जिनके पास सिर्फ क्या है, शारीरिक बल है। जबकि मालिक कौन होगा, जिनके पास बुद्धि बल होगा, जिनके पास ज्ञान होगा, वो दास होंगे। अब अरस्तु ने एक और बात कही है कि दास प्रथा का होना, मतलब दास होना दोनों के लिए फायदेमंद है। किसके लिए, मतलब खुद दास के लिए भी और उसके मालिक के लिए भी। अब फायदेमंद कैसे हैं, फायदेमंद ऐसे हैं कि अरस्तु कहता है कि अगर दास होंगे तो मालिक को समय बचेगा, मालिक उस काम को अच्छे कार्य के में बिताएगा और ज्ञान इकट्ठा करेगा और तर्क इकट्ठा करेगा, विवेक इकट्ठा करेगा, वो उसको सदुपयोग में लेगा। कौन कहता है ऐसा, अरस्तु कहता है। दासता अस्थायी है, मतलब अरस्तु कहता है कि दासता हमेशा के लिए नहीं है। कोई व्यक्ति दास है तो अपने कर्मों से वो दास से हटकर मालिक वर्ग में शामिल हो सकता है, शासक वर्ग में शामिल हो सकता है उसके कर्मों से। अब दासता भी दो प्रकार की बताइए। स्वाभाविक दासता, जो प्राकृतिक दास है, जैसे मानते जो मंदबुद्धि है वो उसको तो दास रहना ही है। जो अकुशल है, जिसको कोई कुशलता उसमें नहीं है, उसको भी दास होना है। जो अयोग्य है उसको भी दास होना है। ये तो स्वाभाविक दासता हो गई। लेकिन वैधानिक दासता क्या होती है, कानूनी दासता क्या होती है। जैसे कोई युद्ध हुआ, युद्ध में से बंदी बना कर लाए, उधर उनमें कितनी भी बुद्धि हो, उनमें कितनी कुशलता हो, कितने योग्य हो, लेकिन वो क्या रहेंगे, जीते हुए राजा के पास वो युद्धबंदी क्या रहेंगे, दास रहेंगे। उनको कानूनी दास बोला जाता है, वैधानिक दास बोला जाता है। अब अरस्तु ने जो संपत्ति है, जो पारिवारिक संपत्ति है, वो भी दो प्रकार की बताई। परिवार की जो संपत्ति है उसमें जो सजीव संपत्ति रहेगी वो तो क्या रहेगी, उसके पशु रहेंगे और उसके दास रहेंगे। सजीव निर्जीव तो जानते हो ना आप, तो सजीव दास वो रहेंगे। सजीव कौन रहेगा, सजीव संपत्ति जो दास होंगे और जो पशु होंगे। जबकि निर्जीव संपत्ति में कौन है, अचल संपत्ति जाते हैं, उसका धन, उसका पैसा, उसकी संपदा, उसके पास जो संसाधन है वह निर्जीव संपत्ति के अंतर्गत आ जाते हैं। अब अरस्तु ने एक और बात कही है कि राज्य कैसा होगा, राज्य जहाँ पर विधि का शासन होगा। कैसा होगा उस अरस्तु के राज्य में शासन, विधि का शासन, कानून का शासन होगा। एक व्यक्ति के शासन से श्रेष्ठ, मतलब ये कहता है कि कानून का जो शासन है ना वो एक व्यक्ति के शासन से श्रेष्ठ है। अगर किसी एक ही व्यक्ति के पास सत्ता रहेगी तो वो निरंकुश बन जाएगा, वो डिक्टेटरशिप आ जाएगा, अधिनायक हो जाएगा। तो इस वजह से एक व्यक्ति के शासन से श्रेष्ठ क्या है, कानून का शासन। इस वजह से इस अरस्तु को संविधानवाद का पिता भी कहा जाता है, संविधानवाद का पिता भी कहा जाता है, तुलनात्मक राजनीति का पिता भी कहा जाता है, राजनीति विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। किसको, अरस्तु को। अब संपत्ति के बारे में अरस्तु ने बात की, किसके बारे में, संपत्ति के बारे में। और संपत्ति वितरण के 4 प्रकार बताए। भाई संपत्ति का वितरण कैसे होना चाहिए राज्य में। एक तो अगर संपत्ति का व्यक्तिगत अधिकार है और उसका उपयोग भी व्यक्तिगत हो रहा है तो ये सबसे खतरनाक है। एक व्यक्ति खुद बहुत सारा पैसा कमा लेगा और खुद के लिए खर्च करेगा तो वो
भी खतरनाक स्थिति में आ जाएगा। वो सब कुछ खरीद लेगा और खूब कमाएगा, लोगों को सबको दास बना लेगा, तो ये भी खतरनाक है। दूसरी बात, सार्वजनिक अधिकार, संपत्ति में अधिकार तो सबका होगा और उपयोग भी सब करेंगे, तो ऐसा व्यवहार में नहीं है। मतलब सब, या तो कुछ लोग काम नहीं करेंगे, कुछ लोग सिर्फ उपयोगी करेंगे, तो ऐसा ये भी व्यवहार में नहीं ला सकते इसको भी। अगली बात, सार्वजनिक तो अधिकार तो हो लेकिन व्यक्तिगत उपयोग हो, ये समाजवाद की जो समाजवादी शासन व्यवस्था है ना, उनके तुल्य हो जाता है ये। दूसरी बात, व्यक्तिगत, चौथी बात, व्यक्तिगत अधिकार हो और सार्वजनिक उपयोग हो, कमाओ आप और सब में बांटो, ये कैसा है, ये सर्वोत्तम है। कैसा है, सर्वोत्तम प्रकार की संपत्ति वितरण का उपाय है। आगे बढ़ते हैं। नागरिकता से संबंधित भी मत दिए हैं कि नागरिकता, पहली बात तो किन को नहीं होगी, स्त्रियों को नागरिकता नहीं होगी, क्योंकि अरस्तु स्त्रियों और दासों को हीन मानता है। स्त्रियों को नागरिकता नहीं होगी, दासों को नागरिकता नहीं होगी, बूढ़ों को और बच्चों को नागरिकता नहीं होगी, शिल्पी को नागरिकता नहीं होगी और विदेशियों को भी नागरिकता नहीं होगी। ये किसने कहा, ये अरस्तु ने कहा है। उसके अलावा पोलिस, कुछ शब्द हैं उनके अर्थ, जैसे नगर राज्यों को क्या कहा जाता है, पुलिस कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा, पुलिस किसे कहते हैं, नगर राज्यों को कहते हैं। पोलिटाई किसे कहते हैं, नागरिकता को कहते हैं। पोलिटिया किसको कहते हैं, संविधान को कहते हैं। काइनोनिया समुदाय को कहते हैं। काइनोनिया किसको कहते हैं, समुदाय को कहते हैं। अब नागरिकता के आधार नहीं है, मतलब इनके आधार पर नागरिकता नहीं दे सकते आप। किनके आधार, मूल निवास अगर कहीं का उसके राज्य क्षेत्र में जन्म लिया तो उस आधार पर नागरिकता नहीं मिलेगी, जन्म स्थान पर नागरिकता नहीं मिलेगी, कानूनी अधिकारों के आधार पर कानून नागरिकता नहीं मिलेगी। बल्कि नागरिकता के लिए क्या होना जरूरी नहीं है, वो स्त्रियां नहीं होगी, वो दास नहीं होंगे, बूढ़े बच्चे नहीं होंगे, शिल्पी नहीं होंगे, विदेश नहीं होंगे, उनको क्या दी जाएगी, उनको नागरिकता दी जाएगी। अब नागरिकता के आधार क्या रहेंगे, मतलब विधायी और न्यायिक कार्य करने वाले, जिनमें सक्रिय, उनकी विधायी और न्यायिक कार्य में जिनकी सक्रिय भागीदारी रहेगी, वो उसको क्या मिलेगी, नागरिकता मिलेगी। जिनके पास अवकाश हो, जो अवकाश लेने के भागीदार हो, मतलब जिनके पास दास होगा तो वो अवकाश लेंगे। जिनमें विधायक न्यायिक कार्य करने में सक्रिय भागीदारी रहेगी, जिनके पास विवेक रहेगा, जिनके पास बुद्धि रहेगी, उनको क्या मिलेगी, नागरिकता मिलेगी। जिनके पास दास रहेंगे, जिनके पास संपत्ति रहेगी, जिनके पास विवेक रहेंगे, उन्हीं को क्या मिलेगी, नागरिकता मिलेगी। नागरिकता शासक वर्ग का विशेष अधिकार है, मतलब शासक वर्ग का विशेष अधिकार है नागरिकता पर। शासक वर्ग को तो नागरिकता मिलेगी ही सही, क्योंकि शासक वर्ग में कौन शामिल होंगे, शासक वर्ग में हमेशा पुरुष शामिल होंगे, विवेकवान होंगे, जिनको अवकाश मिलेगा वो होंगे, जिनके पास संपत्ति होगी वो होंगे, जिनके पास दास होंगे वो शासक वर्ग में शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं। श्रेष्ठ नागरिक, आवश्यक नहीं कि श्रेष्ठ मानव, मतलब अरस्तु ने जिनको नगर राज्यों की नागरिकता दी है वो जरूरी नहीं है श्रेष्ठ मानव हो, लेकिन अगर कोई श्रेष्ठ मानव है तो वो नागरिक होगा ही होगा। क्योंकि अरस्तु किनको नागरिकता देता है, श्रेष्ठ मानव को नागरिकता देता है, लेकिन जिनको नागरिकता दे दी वो श्रेष्ठ मानव हो ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। क्रांति, क्रांति के बारे में क्या कहा है, क्रांति क्या है, क्रांति का सामान्य मतलब क्या होता है, अकस्मात परिवर्तन। लेकिन अरस्तु ने कहा है कि शासन प्रणाली या संविधान में परिवर्तन ही क्या है, क्रांति। मतलब अगर कोई व्यवस्था चल रही है, शासन व्यवस्था चल रही है, उसमें कोई कमी होगी, लोग असंतुष्ट होगी, उस शासन व्यवस्था को बदलते हैं और दूसरी तरह की शासन व्यवस्था वहाँ स्थापित कर देते हैं, कि उस तरह के परिवर्तन को क्या कहा जाएगा, क्रांति कहा जाएगा। क्रांति का कारण भी बताया अरस्तु ने, क्या है, विषमता है, असमानता है, मतलब असंतुष्टि है जो जनता की है, उसमें कोई लोगों में विषमता पैदा करना, ये सब चीज़ें हैं। इसके साथ साथ ही अरस्तु ने रोकने के उपाय, किसको, क्रांति को रोकने के उपाय भी बताया कि ऐसा करो, तुम शक्ति को किसी एक जने के पास मत रखो, शक्ति का विभाजन कर दो, शक्ति का बंटवारा कर दो, सब लोगों को थोड़ी थोड़ी शक्ति प्रदान कर दो। जनता की आस्था, अब जनता की आस्था किसमें, शासन में, सरकार में, राजा में, संविधान में भी क्या होना चाहिए, ऐसे कुछ कार्य करो जिससे इन सबके प्रति जनता की आस्था बढ़ सके। सम्मानों का, पदों का न्यायपूर्ण वितरण हो, मतलब हर किसी को सम्मान दो तो पहले देखो कि ये उसके योग्य है नहीं योग्य। अगर किसी अयोग्य व्यक्ति को तुम सम्मान दे दोगे और योग्य व्यक्ति को नहीं दोगे तो फिर उसमें क्या हो जाएगी, उसमें विषमता उत्पन्न हो जाएगी। आर्थिक विषमता, मतलब आर्थिक विषमता वो कब करो, ऐसा नहीं होगा कुछ लोग तो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, कुछ लोग गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। अगर इन सब बातों को मानोगे तो क्या नहीं होगी, कभी क्रांति नहीं होगी। उसके अलावा अरस्तु ने संविधानों का वर्गीकरण किया है, लेकिन अरस्तु का वर्गीकरण और प्लेटो का वर्गीकरण सेम टू सेम है, उसने भी 6 भागों में बांटा और वही 6 भागों में अरस्तु ने बांटा है। कार्ल पोपर कहता है, कार्ल पोपर जो कहता है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी में, कि इस समाज के कुछ दुश्मन है खुले समाज के, उसमें किसका वर्णन किया, प्लेटो का वर्णन किया ही था। उसके बाद कार्ल पोपर कहता है कि जो पॉलिटी है, पॉलिटी मतलब नगर राज्य है, उस वो क्या है, सामंतवाद, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र का क्या है, मिश्रण है, मिश्रित राज्य है। कौन, पॉलिटी, कौन कहता है, कार्ल पोपर कहता है।
अरस्तु खुद कहता है कि पॉलिटी क्या है, बचाव राज्य है जो मध्यमान पर आधारित है, जो मध्यम स्वर्णिम सिद्धांत है उस पर आधारित है, ना तो अति न कम बीच का। प्लेटो की तरह ही अरस्तु भी राज्यों का वर्गीकरण 6 प्रकार से करता है। कितने प्रकार से करता है? 6 प्रकार से। और अरस्तु ने संविधानों का चक्रीय सिद्धांत भी दिया, अर्थात कोई व्यवस्था है जैसे मोनार्की होगी, है ना, ओलिगार्की होगी, अरिस्टोक्रेसी होगी, डेमोक्रेसी होगी, ये सब कोई भी व्यवस्था स्थिर नहीं है, बल्कि व्यवस्थाएं बदलती रहती है, कुछ ना कुछ बात होती है फिर बदल देती है। लेकिन उसने अरस्तु ने इनका एक निश्चित क्रम बताया, मतलब सबसे पहले मोनार्की होगी, राजतंत्र होगा, फिर उसमें परिवर्तन आएगा तो टायरेनी बन जाएगी, मतलब वो राजा क्या हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा। फिर निरंकुश राजा के बाद निरंकुश राजा को हटा दिया जाएगा और कुछ कुलीन लोग उस वहाँ शासन करेंगे, अरिस्टोक्रेसी आ जाएगी। फिर कुछ कुलीन लोग शासन करते 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 कुछ गुट बन जाएंगे और ओलिगार्की आ जाएगी, गुटतंत्र या अल्पतंत्र स्थापित हो जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा जनता का और क्या नाम जो उसमें सहयोग रहेगा तो पॉलिटी बन जाएगी, जिसको अरस्तु नगर राज्य कहता है और सर्वोत्तम शासन व्यवस्था बताता है, संयम प्रजातंत्र मतलब पॉलिटी को। फिर इसके बाद जो बिगड़ेंगे हालात तो क्या आ जाएगी, भीड़ तंत्र आ जाएगा, लोकतंत्र आ जाएगा, डेमोक्रेसी आ जाएगी, जिस जो अरस्तु के अनुसार सबसे निम्न स्तर की शासन व्यवस्था है। कौन? डेमोक्रेसी। न्याय, न्याय के बारे में भी अरस्तु ने कुछ कहा है कि न्याय को 2 प्रकार का बताया, तो सामान्य न्याय, एक विशेष न्याय। सामान्य न्याय तो वही न्याय जो जिसमें नैतिक सद्गुण हो, जो व्यापक होता है, जिसमें पूर्ण तरह से न्याय मिलता है, आंतरिक न्याय मिलता है, ये प्लेटो के समान ही है। और विशेष न्याय, जो भी बातें कही गई है उनको व्यवहार में उपयोग करना क्या है, विशेष न्याय है। अब विशेष न्याय को 2 प्रकार से बताया है, इनका वितरण 2 प्रकार से किया है। एक तो विशेष न्याय 2 प्रकार का होता है, एक तो वितरणात्मक, एक प्रतिवर्ती मतलब परिशोधनात्मक न्याय। अब इन दोनों का मतलब समझ लेते हैं। जो वितरणात्मक न्याय है जिसमें पद का, सम्मान का, धन का क्या होगा, वितरण होगा, जबकि परिशोधनात्मक या प्रतिवर्ती न्याय में लेन देन का विनिमय हो जाएगा, अपराधों को क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। ये विधेयक का द्वारा बंटवारा होगा, किसके, कानून के द्वारा बंटवारा होगा, जबकि कोर्ट के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा इसका बंटवारा होगा। वितरणात्मक न्याय योग्यता के आधार पर वितरण होगा, जबकि परिशोधनात्मक या प्रतिवर्ती न्याय सबके लिए है। ये किसके लिए, सबके लिए है, मतलब ये दंड देने वाली संस्था है और ये कानूनों को लागू करने वाली संस्था है, ये वेलफेयर की संस्था है। प्लेटो ने कहा कि अरस्तु क्या है, अरस्तु तो अकादमी का क्या है, मस्तिष्क है। मतलब प्लेटो की जो शिक्षण संस्था थी उसका नाम था अकेडमी, और अरस्तु की शिक्षण संस्था था उसका नाम था लाइसियम। तो अरस्तु प्लेटो की शिक्षण संस्था अकेडमी में ही पढ़ता था, तो प्लेटो है जो अकेडमी का मस्तिष्क मानता था अरस्तु को। लाइसियम में अरस्तु पढ़ाता था, अरस्तु की शिक्षण संस्था थी लाइसियम, और अरस्तु घूम घूम कर पढ़ाता था, इस वजह से लाइसियम को क्या कहा गया, ब्रह्मणशील दार्शनिक का विद्यालय कहा गया है। अब इजाया बर्लिन ने प्लेटो को क्या कहा है, कांटेदार जंगली चूहा कहा है। प्लेटो को क्या कहा है, कांटेदार जंगली चूहा कहा है, जो एक बहुत बड़ी बात जानता था। लेकिन अरस्तु को तो लोमड़ी कहा है, क्योंकि ये सारी बड़ी बातों को जानता था। कौन? अरस्तु। और दांते क्या कहा जाता है, दांते जर्मिनो, बुद्धिमानों का गुरु। किसको? अरस्तु को क्या कहा जाता है कि अरस्तु क्या है, ये तो बुद्धिमानों का भी क्या है, ज्ञानशील व्यक्ति को, ज्ञानियों का भी ज्ञानी है, ये बुद्धिमानों का गुरु है। तो अरस्तु भी खत्म हो चुका है। अगला जो आरपीसी इसको लेक्चरर के तहत हमारा अगला टॉपिक आता है वेस्टर्न थिंकर्स में मैकियावेली, उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।